गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। पिछले वीडियो में हमने नया अध्याय शुरू किया था। 5वां अध्याय आवृत्ति वितरण की विषमता के बारे में हमने कुछ सीखा था। सबसे पहले हमने विषमता के पहले हमने सममितता या सममित आवृत्ति वितरण के बारे में सीखा था। उसका वक्र कैसा होता है वो भी हमने बात की थी। उसके बाद शुरू होता है सममित आवृत्ति वितरण के लक्षण भी देखे थे। और उसके बाद शुरू होता था विषमता के बारे में, उसकी परिभाषा थी। परिभाषा के बाद विषमता के प्रकार देखे थे। 2 प्रकार हैं विषमता के, 2 प्रकार, धन विषमता और ऋण विषमता। उसके बाद ये दोनों प्रकार की विशेषताएं देखी, सभी के परिणाम देखे, लक्षण देखे थे। ऋण विषमता के बारे में देखा और यहाँ तक हमारी पढ़ाई हो चुकी थी। यहाँ पर आए थे हम लोग। तो आज हम आगे शुरू करते हैं। सापेक्ष माप, विषमता का सापेक्ष माप। तो विषमता को मापने के लिए 2 प्रकार के माप का उपयोग किया जाता है, निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप। निरपेक्ष माप जो हैं उसे संकेत में एस के द्वारा दर्शाते हैं, एस के। और कार्ल पियर्सन की पद्धति से विषमता का निरपेक्ष माप को औसत के माप के अंतर से प्राप्त किया जाता है और बाउली की पद्धति में चतुर्थकों के अंतर से प्राप्त किया जाता है। यानी कि हमें विषमता ज्ञात करने के लिए कार्ल पियर्सन और बाउली 2 पद्धतियों का हमें उपयोग करना है इस पाठ में। उसके बाद आता है विषमतांक के बारे में। विषमतांक किसे कहते हैं, विषमतांक ज्ञात करने की पद्धतियाँ देखेंगे। 2 पद्धतियाँ हैं, अभी हमने बात की कार्ल पियर्सन और बाउली। हम उसमें कार्ल पियर्सन की पद्धति का अभ्यास करने वाले हैं। कार्ल पियर्सन की पद्धति में विषमता ज्ञात करने का ये सूत्र है हमारे पास, और विषमतांक ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास है ये एक और सूत्र है। 2 सूत्र हमारे पास हैं। यदि भूयिष्ठक दिया गया हो तो ये वाला सूत्र लेना है, और मध्यका दी गई हो तो ये वाला सूत्र लेना है, मध्यका। कार्ल पियर्सन में हमारे पास 2 सूत्र होंगे, एक और ये 2। उसके बाद टिप्पणी है वो ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि व्यवहार में न्यायादर्श आधारित आवृत्ति वितरण हेतु विषमता का मूल्य हमेशा -1 से +1 के बीच में ही मिलेगा, और भूयिष्ठक दिया गया हो तब हमें विषमता का मूल्य -3 से +3 के बीच में मिलेगा। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 1 की ओर। हमें विषमता और विषमतांक की गणना करनी है। तो सबसे पहले हमें ये जो x दिया गया है उसमें से यहाँ पर हम लोग a मान लेते हैं। इसे a मान लिया। a मान लेने के बाद हमें d ज्ञात करना है। x - a करेंगे, 160 में से 120 में से 160 माइनस करेंगे, -40, 130 में से 160 माइनस करेंगे। ऐसे माइनस करते जाएंगे, यहाँ पर तो 0 ही आएगा। फिर ऐसे 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 माइनस करते जाएंगे, ये सभी कीमत मिल जाएगी। ये सब पहले भी हमने सीखा हुआ है। उसके बाद हमें FD करना है, यानी f और d का गुणा करना है। जैसे कि 2 गुणा -40 -80, 3 गुणा -30 -90, ऐसे पूरी लाइन मिल जाएगी। उसके बाद FD स्क्वायर करना है, यानी कि यह FD जो है उसे d से गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे हमें FD स्क्वायर मिलेगा, सभी का योग कर देना है। उसके बाद माध्य ज्ञात करना है, भूयिष्ठक ज्ञात करना है और प्रमाप विचलन। ये तीनों चीज़ें हमने पहले भी सीखी हुई हैं।
दूसरे, तीसरे और चौथे पाठ में। तो ये तीनों चीज़ें मिल जाएगी। उसके बाद हमें विषमता का हमारे पास सूत्र है, इसमें माध्य रखेंगे और भूयिष्ठक रखेंगे, उसको माइनस करेंगे तो हमें विषमता मिलेगी 3.8। विषमतांक का सूत्र है, यानी कि हमें ये जो 3.8 मिला था उसे प्रमाप विचलन S यानी 19.38 से भाग देना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा 0.20। तो बहुत ही सरल सिस्टम थी ये, बहुत ही आसान, कुछ मुश्किल नहीं है। मात्र हमें 3 चीज़ों पे ध्यान देना है, ये ज्ञात करना है, भूयिष्ठक ज्ञात करना है और प्रमाप विचलन। पाठ की शुरुआत में ही मैंने बता दिया था आप लोगों को। ये है दूसरा उदाहरण। इसमें वर्ग दिए गए हैं तो हमें मध्य मूल्य यानी x ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद d, fd और fd² तो जो पहले किए थे वहीं के वहीं है, कुछ भी नया नहीं है। सबसे पहले माध्य ज्ञात किया हुआ है, ये 10वीं कक्षा से हम लोग सीख रहे हैं। उसके बाद प्रमाप विचलन ज्ञात किया हुआ है, ये हमने चौथे पाठ में सीखा था अपकिरण में। उसके बाद भूयिष्ठक ज्ञात किया हुआ, ये भी हम 10वीं कक्षा से कर रहे हैं। ये सब कुछ भी नहीं है, नया जो है वो हमारे पास इतना है, ठीक है। विषमता ज्ञात करने का सूत्र, जिसमें माध्य में से भूयिष्ठक माइनस करेंगे तो विषमता मिल जाएगी, उसे प्रमाप विचलन S से भाग देंगे तो हमें विषमतांक भी मिल जाएगा। बहुत ही आसान है। उदाहरण नंबर 3, ये भी उसी प्रकार से हैं। विषमता और विषमतांक ज्ञात कीजिए, ये भी उदाहरण नंबर 2 के जैसा ही है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 3 हो गया। उदाहरण नंबर 4, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ नया नहीं है। विषमता और विषमतांक ज्ञात कीजिए, आसान है। और उदाहरण नंबर 3, 4 ये सब आसान सवाल। हाँ, इसमें हमें क्या करना है, मध्य का ज्ञात करनी पड़ेगी। 3 नंबर में जो था उसमें हमने भूयिष्ठक ज्ञात किया था, याद कीजिए। जबकि इसमें मध्य का इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसमें असमान वर्ग लंबाई है। तो जब भी हमें दिया गया आवृत्ति वितरण असमान वर्ग लंबाई वाला होगा तो हमें माध्य, मध्यका और प्रमाप विचलन मध्यका की गणना करनी पड़ेगी। मध्यका की गणना करनी पड़ेगी। ये थोड़ा हमारे इस विभाग में नया है, लेकिन ये हम लोग 10वीं से कर रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। मध्यका मिलेगी, उसके बाद प्रमाप विचलन, विषमता का सूत्र अब ये नया लेंगे। विषमता मिलेगी, उसे हम प्रमाप विचलन S से भाग देंगे, S से भाग देंगे तो हमें विषमतांक मिल जाता है, आसान है। तो जब भी हमारे पास, मैंने बताया आप लोगों को, भूयिष्ठक और दूसरा है मध्यका, यदि ये ज्ञात कर सकते हैं तो ठीक है, अगर ये नहीं हो सकता तो हम इससे काम कर चला लेंगे, मध्यका से। 5वें उदाहरण में क्या दिया गया है, 76 2 बार दिया गया है, ठीक है। तो 2 बार दिया गया यानी भूयिष्ठकीय है, तो इससे हमें माध्य, मध्यका और प्रमाप विचलन मध्यका से काम करना पड़ेगा। यानी उदाहरण नंबर 4 में किया था बिल्कुल वैसे ही ये वाला रहा, मध्यका ऐसे ही ज्ञात करना पड़ेगा। मध्यका ज्ञात करने के बाद प्रमाप विचलन है, ये भी हमने चौथे पाठ में बहुत बार सीखा है। ये हमारा इस पाठ का नया मुद्दा है, ये भी आसानी से मिल जाता है। यहाँ तक देखते हैं बच्चों, उदाहरण नंबर 6 तक, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मात्र आप लोगों को उदाहरण नंबर 1 से 6 करने हैं, ज़्यादा नहीं करना है। उदाहरण 1 से लेकर 6 सबसे आसान सवाल हैं, अच्छे से करिए। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, अगर ये तीनों चीज़ें अच्छे से आती हैं तो इन प्रश्नों में कोई तकलीफ़ आने वाली नहीं है। जब हम बावली की विधि करेंगे तो आप लोगों को Q1 और Q3 ये दोनों अच्छे से आने चाहिए, जो हमने चौथे चैप्टर में तैयार किए थे। तो मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में। आप लोग 5 उदाहरण अच्छे से लिख कर रखिए।